देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने साथ जुड़ने वाले तमाम मेहमानों का, अपने साथ जुड़ चुके दर्शकों का, अपने साथ पब्लिक के मंच में जुड़ रहे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। साथ ही साथ आप तमाम लोगों को छोटी दीपावली की शुभकामनाएं भी देता हूं। उम्मीद करें आने वाला साल आपके लिए हर्षोल्लास भरा हो, आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेरी यही कामना है। जैसा कि आप जानते हैं ये इकलौता बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। आप ही तय करते हैं कि किस विषय पर आप बहस देखना चाहते हैं और पब्लिक के मंच के जरिए अपने घरों से जुड़कर आप ही हमारे साथ बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। मैं आगे आपको बताऊंगा कि पब्लिक के मंच पे हमारे साथ कौन कौन से साथी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज का मुद्दा क्या है, किसे आपने देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज का मुद्दा है बेहिसाब महंगाई के बावजूद अर्थव्यवस्था में कैसे हुआ सुधार। आपने देखा होगा कल धनतेरस और आज छोटी दीपावली, बाजारों के अंदर भारी भीड़ है, बाजारों के अंदर लोग टूट पड़े हैं और दीपावली की खुशियां साझा कर रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन सरकार के आलोचक ये कहते हैं कि ये कैसा सुधार या ये कैसा गति पकड़ना जब पेट्रोल और डीजल सैकड़ा पार कर चुका हो। 110, 112, 115 और 120 रुपए प्रति लीटर तक पेट्रोल अगर देश में बिक रहा है तो आर्थिक मोर्चे को सुधार के हालात में कैसे कहा जाएगा। वैसे ही महामारी ने हमारी अर्थव्यवस्था तोड़ दी थी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि इस दीपावली में पिछले 2 दीपावली से बहुत बेहतर खरीदारी हुई है। ये क्या संकेत है? क्या ये संकेत है कि हमारी अर्थव्यवस्था सुधार के आंकड़े पर है? क्या ये संकेत है कि आने वाले समय में हमें ऐसे ही महंगाई से जीना पड़ेगा? और अगर सरकार के पास रिकॉर्ड जीएसटी आया है तो किसका फायदा क्या जनता को मिलेगा? कुछ कीमतें कम होंगी। सरकार ये तर्क देती है कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इसलिए बढ़ रही हैं क्योंकि उनको सामाजिक सुधार के कार्यक्रम चलाने हैं जो कोरोना महामारी में उनको चलाना पड़ रहा है, जैसे वैक्सीन, मुफ्त में वैक्सीन, जैसे 80 लाख परिवारों को मुफ्त में अनाज। लेकिन सवाल, क्या मिडिल क्लास की जेब इसके लिए काटी जाए? इन्हीं तमाम सवालों पर बहस होगी, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं क्या हुआ दीपावली पर, कितने चले बाजार और कितना ऊंचा गया पेट्रोल। जहां एक और पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर दिवाली पर बाजारों की रौनक भी देखने को मिली है। लोगों ने बढ़ती महंगाई के बीच जमकर खरीदारी भी की। चाहे कारें हो या सोना चांदी, धनतेरस पर खरीदारी खूब हुई। लक्ष्मी जी के सिक्के की पूजा करते हैं। मैं आज सिक्का लेने आई हूँ। आज धनतेरस है, आज शुभ दिन है तो पूरे साल सोना लिया जाता है, ऐसे बोलते हैं। से तो स्पेशली धनतेरस के दिन ही लिए, ऐसा माना जाता है कि धनतेरस के दिन गोल्ड लेना अच्छा होता है। 2 साल से कुछ खरीदारी नहीं हुई है, 2 साल के बाद बाहर निकले हैं। सबसे बड़ा चांस मिला है अभी कि जो धनतेरस के दिन हम खरीदी कर सकते। जाहिर है सरकार देश की आर्थिक स्थिति को लगातार सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन महंगाई बम पर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है। उनका क्या प्रबंधन है, आर्थिक व्यवस्था है पूरी तरीके से आज क्यों नहीं नियंत्रण में हो रही महंगाई? सिर्फ आप ये कह दें उनको, इसकी जो जड़ें हैं वो नोटबंदी से शुरू होती हैं। धनतेरस पर करीब 15 टन सोने चांदी के आभूषणों की बिक्री हुई, जिसकी कीमत 75,000 करोड़ रुपए की है, जबकि कारों की बिक्री में भी इजाफा हुआ है। दूसरी ओर शेयर मार्केट भी लगातार गुलजार हुआ है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के बावजूद 1 घंटे में 25,000 नई गाड़ियां भी बुक हुई हैं। 1,30,127 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने में हुआ है। आर्थिक मामलों के जानकार मानते हैं कि महंगाई का बम फूटा जरूर है, लेकिन आर्थिक मोर्चों पर देश को लगातार उबरने का प्रयास करना पड़ा है। देखिए, महंगाई बढ़ रही है, इसके जो प्रमुख कारण होते हैं तो एक है गैप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। तो आज जैसे डिमांड अगर ज़्यादा है और सप्लाई कोप अप नहीं कर पा रही है तो हर चीज़ के भाव आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। देश की बहस में चर्चा है कि क्या बढ़ती महंगाई के बावजूद देश में आर्थिक स्थिति में बदलाव हुआ है।
तो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पिछले महीने का क्या संकेत देता है, इसीलिए हम पूछ रहे हैं आज देश की बहस में एक बड़ा सवाल। और बड़ा सवाल यह है कि महंगाई के बावजूद क्या देश आर्थिक मोर्चे पर कामयाब हुआ है। आप हाँ या ना में अपना जवाब दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर वोट कर सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप करें। कार्यक्रम में अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो आप एक छोटा सा व्हाट्सएप बनाएं अपने किसी भी विषय का और हमें भेज सकते हैं। हम आपको पब्लिक के मंच के जरिए कार्यक्रम में जरूर शामिल कराएंगे। तो आइए सवाल के बाद बहस को आगे बढ़ाते हैं। और सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि आज पब्लिक के मंच में हमारे कौन कौन से दर्शक जुड़ेंगे। हमारे साथी जुड़ेंगे, अविनाश कदम मुंबई से जुड़ेंगे, इकबाल अहमद गोरखपुर से जुड़ेंगे, प्रकाश पांडे बरेली से जुड़ेंगे, शिवम मिश्रा भदोही से जुड़ेंगे और कोमल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले आज मैं अपने सबसे स्पेशल पैनल को इंट्रोड्यूस करता हूं। मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं और बहुत ही तेज तर्रार पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। साथ ही साथ मेरे साथ प्रोफेसर गौरव वल्लभ जी हैं। प्रोफेसर गौरव वल्लभ इकोनॉमी के जानकार हैं, पॉलिटिक्स के जानकार हैं, साथ ही साथ कॉलेज के अंदर पढ़ाते हैं। मेरे साथ मेरे एडिटर इन चीफ और देश के जाने माने फाइनेंशियल और इकोनॉमिक मामले के जर्नलिस्ट मनोज गेरोला साहब मौजूद हैं। आप तीनों को मेरी तरफ से छोटी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शुरुआत में यहीं से करता हूं दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए सुधांशु त्रिवेदी जी से। सुधांशु जी, पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़े हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई है, पर मैं ये जानता हूं क्या जो रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन हुआ है, क्या जिस तरीके से खरीदारी हुई है, क्या ये इकोनॉमी में वापसी के संकेत हैं? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको और सभी दर्शकों को दीपावली की शुभकामना देता हूं और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि यह सत्य है कि इस समय पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी होने के कारण एक महंगाई का प्रभाव है, इससे हम इनकार नहीं करते। परंतु उसी के साथ साथ जो जीएसटी के आंकड़े आए हैं वह भी इस बात का संकेत हैं कि कहीं ना कहीं जनता ने अपनी क्रय क्षमता यानी जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ाई है। क्योंकि इस बार अक्टूबर के महीने में 1,31,000 करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन हुआ, जो कि पिछले 6 महीने में सबसे ज़्यादा। इससे पहले अप्रैल के महीने में 1,41,000 करोड़ हुआ था, उसके बाद के महीनों में इससे कम रहा था। सभी जानते हैं कि अप्रैल का महीना समाप्त होते होते कोविड की बहुत भयानक लहर आ गई थी, इस कारण से वो एक मंदी का दौर आया था। अब जब 1,31,000 करोड़ का कलेक्शन है तो यह दर्शाता है कि यह बदलाव है। और बदलाव क्यों है? हम जीएसटी कहते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी हिंदी में वस्तु और सेवा कर। इसका अर्थ हुआ ये तभी इसका कलेक्शन ज्यादा हो सकता है जब वस्तुएं अधिक बाजार में बिक रही हों, सेवाओं का उपयोग अधिकाधिक लोग कर रहे हों, तभी तो उस पर मिलने वाला टैक्स अधिक मात्रा में आएगा। तो यह दर्शाता है कि जनता ने अब अधिक मात्रा में क्रय करना शुरू किया है, इसलिए एक सकारात्मक संकेत है। हमारे जो राजनीतिक विरोधी लोग विगत लंबे समय से, बल्कि कोविड के पूरे दौर से, विगत 1-1.5 वर्षों से बार बार ये कहते रहे कि भाई जनता के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं है तो वो लोग खर्च नहीं करेंगे, तो कैसे होगा? इसलिए जब हम ये कहते हैं कि खर्च हो रहा है, जीएसटी बढ़ रहा है, इसका मतलब खर्च हो रहा है। तो महंगाई बढ़ी है, इसमें कोई बात नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, यह सत्य है। परंतु यह भी सत्य है कि इसका मतलब आय के स्रोत भी अब पुनः पटरी पर लौटना शुरू हुए हैं और यह अर्थव्यवस्था की रिकवरी की दिशा में एक बहुत सकारात्मक संकेत है। ठीक है प्रोफेसर साहब, मुझे यह बताइए, जिसको आप गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, उस गब्बर सिंह टैक्स ने तो सरकार के लिए राहत खड़ी कर दी, 1,30,000 करोड़। क्या आप भी इसको इकोनॉमिक रिकवरी मानते हैं प्रोफेसर साहब? दीपक जी, सबसे पहले आपको और आपके सारे दर्शकों को छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपक जी, अक्टूबर माह में, सिर्फ अक्टूबर का ही आंकड़ा दे रहा हूं, अक्टूबर माह में पेट्रोल के दाम दिल्ली में 7.5 रुपए प्रति लीटर बढ़े और डीजल के दाम 8 रुपए प्रति लीटर एक महीने में बढ़े। पिछले 11 महीनों में सिलेंडर के दाम प्रतिदिन औसतन 1 रुपया प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। बेरोजगारी की दर देश में 7.7% पे है और देश के 10 बड़े राज्यों में बेरोजगारी की दर 10% से ज्यादा है। मनरेगा का जो बजट है 21 राज्यों का खत्म हो गया। लोग राज्यों के पास मनरेगा वर्कर्स को पैसा देने के लिए पैसा नहीं है। ये कह रहे रिकवरी है। सीएमआई का आंकड़ा कहता है कि 3% लोगों की आय बढ़ी, 97% लोगों की आय घटी है। तो ये जो 3% लोगों की आय जो बढ़ी है,
जो इनके आसपास मंडराने वाले लोग हैं, अगर कुछ क्रय विक्रय कर रहे हैं, उससे अगर जीएसटी कलेक्ट की है, तो ये एक इंक्लूसिव ग्रोथ का मॉडल नहीं हो सकता। इसको कहते हैं इनकम इनइक्वालिटी का मॉडल, जिसमें 3% जिनकी आय बढ़ रही है वो गाड़ियां खरीद रहे हैं। इनके एक दोस्त है अडानी जी, उनकी आय प्रतिदिन 1002 करोड़ रुपया है और भारत के किसान की आय प्रतिदिन 27 रुपए है। अब आप ये बताइए दीपक जी कि 27 रुपए वाला किसान क्या तो जीएसटी का में कंट्रीब्यूशन देगा, क्या क्रय विक्रय करेगा? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि ये जो पेट्रोल और डीजल और गैस में जो धन लूटन योजना है, आज अच्छा लगा कि आज आपने उसको दीपावली ब्रेक दिया है। आज दीपावली ब्रेक, और कल भी मुझे उम्मीद है कल भी रहेगा, क्योंकि धनतेरस के दिन तो धन लूटन योजना चालू थी। आज दीपावली ब्रेक 2 दिन की छुट्टी मिली है, मुझे अच्छा लगेगा कि कल भी मिले, क्योंकि उस धन लूटन योजना में सिर्फ एक ही समय छुट्टी मिलती है जब देश में चुनाव होते हैं। अन्यथा मेरा एक बड़ा सिंपल सवाल है, अगर आपके जीएसटी में इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ आपको कलेक्शन हुआ है, तो ये धन लूटन योजना को क्यों बंद नहीं कर दिया जाता? क्यों रोज पेट्रोल और डीजल के दाम 35% से, जो ही हम सुबह अखबार खोलते हैं 35 पैसे डीजल, 35% पेट्रोल बढ़ावा मिलता है। एक महीने में 8-8 रुपए प्रति लीटर डीजल बढ़ रहा है, गैस सिलेंडर 1 रुपया प्रतिदिन। और सब्जियों की हालत यह है दीपक जी, टमाटर जो 40 रुपए 30 रुपए किलो था एक महीने पहले, वो आज 80 रुपए 70 रुपए प्रति किलो है। आलू हो, प्याज हो, बीन्स हो, आप अपने दर्शकों से पूछिए कि क्या हालत है। और ये कह रहे हैं कि रिकवरी हो रही है। रिकवरी 3% लोगों की हो रही है, देश के 97% लोगों को नहीं मिल रही रिकवरी का कोई फायदा। ठीक है, सीधे मनोज सर के पास चलता हूं, उनका विश्लेषण जानता हूं। आपने दोनों को सुना सर। एक तरफ सुधांशु जी कहते हैं कि इकोनॉमी में रिकवरी का संकेत है, दूसरी तरफ प्रोफेसर साहब, दोनों ही अपने विषय के प्रकांड विद्वान हैं, वो कहते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, 3% लोगों की ग्रोथ है। आपका क्या मानना है? फिर मैं प्रोफेसर साहब का सवाल सुधांशु जी के पास ले जाऊंगा। देखिए दीपक, मेरा मानना यह है कि दोनों ही अपनी तरफ से ठीक हैं। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ फॉर्मल सेक्टर का जो ग्रोथ है वो इकनॉमी है, वो इकनॉमी एक रिकवरी पाथ की तरफ है। और उसका कारण ये है कि मोदी जी ने पिछले 5-7 साल में जो भी डिसीज़न लिए हैं, बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिक डिसीज़न लिए हैं, जो कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए लेना बहुत मुश्किल था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2016 में आईबीसी कोड आया था। आईबीसी कोड ये क्या था कि बैंकों का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है उसको दूर करने के लिए एक ये आईबीसी जो एक्ट है वो आया था। उसका इम्पैक्ट आज हमारे सामने आया है और आने वाले टाइम पे भी वो आएगा। तो उसमें क्या है बेसिकली कि आज की डेट में रिकवरी 40% है। उसके कारण हमारी बैंकों की बैलेंस शीट क्लीन हो गई है और उसी के कारण जो कॉरपोरेट्स हैं उसकी बैलेंस शीट भी क्लीन हो गई है। मार्केट में लिक्विडिटी आ गई है और उस कारण से अगर आप देखेंगे तो कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है और स्टॉक मार्केट जो ऊपर जा रहे हैं उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। उसके बाद जो मोदी जी ने कई सारे जो डिसीज़न लिए हैं, जो जैसे कई सारे वो हैं डिसीज़न हैं इंश्योरेंस सेक्टर में, जैसे एफडीआई की लिमिट इंक्रीज़ करी है, उससे पहले जो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया था, उसके बाद और ऐसे कई सारे हैं। रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स अभी हटाया है, टेलीकॉम सेक्टर में अभी रिफॉर्म्स लेकर आए हैं, लेबर रिफॉर्म्स भी थे जो अनफॉर्चुनेटली अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का जो एक सिग्नल जाता है वो इन्वेस्टर को पॉजिटिव जाता है, फॉरेन इन्वेस्टर को ख़ास तौर से। और आपने देखा होगा कि एफडीआई भी हिंदुस्तान में पिछले मतलब 1 साल में काफ़ी वो है आया है। तो ये जो फॉर्मल सेक्टर है, बड़ी कंपनियां हैं, उनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन ये भी बात फैक्ट है आज की डेट में कि एमएसएमई जो सेक्टर है और जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसमें जितना ध्यान देना चाहिए था उतना ध्यान आज की डेट में है नहीं। और यही कारण है कि आज की डेट में जो एम्प्लॉयमेंट है वो आज की डेट में भी एक बहुत बड़ी समस्या इन सेक्टर्स में बनी हुई है। लेकिन उसी समय जो फॉर्मल इकनॉमी है उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो आप जानते हैं देश की बहस में हम दर्शकों को जोड़ते हैं और सीधे उनके घरों से उनकी राय लेते हैं और बहस में उनको साझेदार बनाते हैं। तो चलते हैं सीधे गाजियाबाद कोमल चौधरी के पास। कोमल, सबसे पहले आपको दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। ये बताइए कि क्या महंगाई आपको भी परेशान कर रही है? सर थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली, सेम टू यू। जी बताइए, क्या महंगाई आपको परेशान कर रही है? सर महंगाई सभी को परेशान कर रही है, चाहे वो अपर क्लास हो, लोअर हो या मिडिल क्लास हो।
क्योंकि सर महंगाई जो है हर एक लेवल पे बढ़ी है, चाहे पेट्रोल डीजल लीजिए या फिर हाउस कमोडिटीज लीजिए, हर एक चीज पे महंगाई बढ़ी है। और सर ये अपर क्लास लोअर क्लास तो क्या मिडिल क्लास वालों को भी बहुत ही ज्यादा परेशान कर रही है, जिनकी इनकम भी बढ़ी है। तो सर साथ साथ महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बढ़ी हुई इनकम से गुजारा निकालना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है, सेविंग्स करनी मुश्किल हो जाती है सर आज की डेट में, बिकॉज हर एक कॉन्टेक्स्ट में महंगाई बढ़ी है बहुत ज्यादा। मैं सीधे डॉक्टर त्रिवेदी के पास चलता हूं। डॉक्टर साहब, क्यों ना बंद कर दिया जाए रोजाना पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना? ये भी मतलब ये साइकोलॉजिकल प्रेशर भी देता है एक आम आदमी को कि देखिए आज भी बढ़ गए, आज भी बढ़ गए, आज भी बढ़ गए। तो जिसको धन लूटन योजना कह रहे हैं वो बंद क्यों नहीं होती अगर जीएसटी ने अच्छा कलेक्शन किया है तो? क्योंकि सरकार को दूसरे स्रोतों से भी आमदनी मिल रही है। देखिए, जिसको ये धन लूटन योजना कह रहे हैं, पहली बात देखिए, कोई अन्य सामान्य प्रवक्ता कहता तो मैं इस बात को शायद उतना अन्यथा नहीं लेता, परंतु गौरव वल्लभ जी इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, बड़े देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सरकार मूल्य क्यों नहीं रोक देती। अरे मान्यवर, अक्टूबर 2014 के बाद डीजल पूरी तरीके से डीरेगुलराइज हो चुका है, यानी बाजार के हवाले है। 2010 में पेट्रोल बाजार के हवाले हो चुका था, सरकार का नियंत्रण नहीं था जब तक 2014 तक। अब ये जब कहेंगे ना कि हम लोग अपने ज़माने में क्यों कहते हैं, 2014 तक था, अक्टूबर 2014 में वो हुआ है। और ये हुआ है एक निश्चित प्रक्रिया के तहत, और वो प्रक्रिया दर्शकों के सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं। 1 जनवरी 1995 को जब WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, भारत उसका साझेदार बना, उसके बाद यह एक अंतर्राष्ट्रीय शर्त थी कि आप धीरे 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 डीरेगुलराइज करेंगे, और उसमें मेजॉरिटी टाइम पे इनकी सरकार रही। हमारी सरकार ने भी वो अंतर्राष्ट्रीय करार था तो उसका पालन किया। तो आज स्थिति यह है कि सरकार के पास मूल्य नियंत्रित करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। जैसे दीपक जी, आज आपने अपनी डिबेट में गौरव जी को बुलाया है, हमको बुलाया है, मनोज जी को बुलाया है। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री नहीं तय कर सकती, 25 साल पहले तय कर सकती थी, या 10 साल पहले भी थोड़ा बहुत तय कर सकती थी पेट्रोल के हिसाब से, आज तो नहीं कर सकती है। उसी प्रकार से आज यह कहना कि सरकार मूल्य क्यों बढ़ा रही है, अरे भाई सरकार मूल्य नहीं बढ़ा रही है, मूल्य बाजार का बढ़ा। हां, सरकार चाहे तो मूल्य को कम कर सकती है। कैसे कम कर सकती है? अपने टैक्स को कम कर दे। यहां 3 हिस्से हैं, एक मूल्य है, एक राज्यों का टैक्स है और एक केंद्र सरकार का टैक्स है। टैक्स कम करने का काम केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। परंतु जो आप बात कह रहे हैं यह भी एक यथार्थ है, जैसा कि मनोज जी ने कहा, MSME और गरीब वर्गों को बहुत सारी सहायताएं देनी है। आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमारी सरकार विगत 1.5 वर्षों से इस नवंबर तक यानी छठ तक मुफ्त अनाज दे रही है। वो पैसा कहां से आ रहा है भाई? अगर 130 करोड़ लोगों को टीका लगना है तो वो पैसा कहां से आएगा? यदि ये वो हैं जो सिर्फ केंद्र सरकार वहन कर रही है, इसमें राज्यों का कोई रोल नहीं है। और चाइना के साथ हमारा तनाव चल रहा है, तो चाइना के बॉर्डर पर हाई एल्टीट्यूड के ऊपर सड़कों का निर्माण कार्य बहुत तेजी से चल रहा है, जहां सामान्य सड़क निर्माण से 20 से 25 गुने, कई कई जगहों पे 50-50 गुना कॉस्ट आती है। यह भी केंद्र सरकार वहन कर रही है। और जबकि हकीकत यह है कि जो हिस्सा राज्यों का आता है, वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार राजस्व में से 60% हिस्सा किसी न किसी अन्य मद से राज्यों के पास वापस चला जाता है। अब मैं ये भी अब दूसरी बात का उनका उत्तर दे देता हूं। उन्होंने कहा जी सिर्फ ये तो 3% लोगों की। अरे भाई 1.5 करोड़ लोगों ने तो GST रिटर्न भरे हैं, और अगर आप एक परिवार में 4 से 5 सदस्य मान लीजिए तो 7-7.5 करोड़ लोग हो गए। तो उस परिवार के जिन्होंने रिटर्न भरे यानी जिन्होंने माल बेचा है, अब खरीदने वाले तो उसमें अलग हैं। अब 7.5 करोड़ ही आपका 3% से ज्यादा हो गया, इसलिए यह आंकड़ा समझ में नहीं आता। हकीकत जानते हैं दीपक जी, यहां मामला 3 करोड़ का नहीं है, यहां मामला 3 लोगों का है। एक माता जी, एक भैया और एक बहना, जिनको तीनों को अपनी राजनीति स्थापित करनी है। और किसी भी सकारात्मक संकेत में सदा सर्वदा नकारात्मक संकेत देखना है इनको। यहां तक कि आप समझिए कि जब कोविड की वैक्सीन आती है तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बनकर उस पर टिप्पणी करने लगते हैं। फिर उसके बाद जब वो लागू होना शुरू होती है तो स्टैटिस्टिक्स के एक्सपर्ट बनकर उसके सैंपल सर्वे के ऊपर सवाल करने लगते हैं। और तो और दीपक जी, ये तो दिवाली का समय है, याद करिए जब पिछले साल श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तो जो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास कहते थे वो मुहूर्त पर भी टिप्पणी करने लगे थे, मुहूर्त मर्मज्ञ होकर कि साहब ये भी गलत है, वो भी गलत है। तो जिनकी दृष्टि ही ऐसी है, जिनकी हमेशा नकारात्मक दृष्टि है, उनको कोई चीज कैसे दिखाई पड़ सकती है कि भाई
जिसे कहते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो ये जैसी मूर्त देखना चाहते हैं, अब वो 3 लोग जैसा दिखाना चाहते हैं, जिन्हें 3% नजर आता है, हर चीज में नकारात्मकता नजर आती है, और वह चीज जो मूल्य नियंत्रित करना सरकार के अधिकार में नहीं है, वो ये कहते हैं कि मूल्य सरकार क्यों बढ़ा रही है। ठीक है, मूल्य नियंत्रित करना सरकार के अधिकार में नहीं है गौरव जी, ये तो एक फैक्चुअल स्थिति है जिसको डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बताया। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पर यह भी है कि क्या वाकई आप आधा गिलास खाली ही देखते रहेंगे एनडीए सरकार का, जो आरोप सुधांशु त्रिवेदी जी लगा रहे हैं? आधे ग्लास में भी उम्मीद भरी है, आधे ग्लास में इकोनॉमी भरी है, आधे ग्लास में रिकवरी के संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो भी देखना चाहिए आपको। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों का विश्लेषण होना चाहिए। दीपक जी, बहुत तथ्यात्मक उत्तर दूंगा, आपका भी और सुधांशु जी का भी। 26 फरवरी 2021 को 5 राज्यों का चुनाव का ऐलान हुआ। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत थी 3,979 रुपए प्रति बैरल। मैंने डॉलर को रुपये में कन्वर्ट किया, और जब रिजल्ट आया 2 मई 2021 को, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत हो जाती 4,699 रुपए प्रति बैरल। अर्थात इन 2 महीनों में 720 रुपए प्रति बैरल कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है। उस समय 1 नया पैसे की भी वृद्धि नहीं होती है। तो वो आपका ये सिद्धांत कहां गया था प्रभु? पिछले साल कच्चे तेल की कीमत $15, $20, $25 प्रति बैरल हुई। आपको, मुझे, आम उपभोक्ता को फायदा दिया यशस्वी जी ने। यशस्वी जी की फोटो तो हमने देखी पेट्रोल पंप पे, $25 प्रति बैरल कच्चा तेल की कीमत भी हो गई, पर फायदा नहीं दिया। उन्होंने अपनी जेब में वो सारा मुनाफा डाली। क्यों भैया? जब ये डायनेमिक प्राइसिंग का क्या हो गया सिद्धांत का? कहां चली गई आपकी डायनेमिक प्राइसिंग का सिद्धांत? दूसरा तथ्य, आपने केंद्र राज्य कई बातें बताई। मैं आपको बोलता हूं सुधांशु जी, गैस तो राज्यों का कोई लेना देना नहीं है ना। गैस प्राइसिंग इज प्योरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्राइसिंग। क्यों प्रतिदिन 1 रुपये प्रतिदिन आप गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा देते हो? अभी 2 दिन पहले कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 266 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ाए गए। कॉमर्शियल सिलेंडर का अगर दाम बढ़ता है तो हम जो दीपावली पे जो मिठाई खरीदेंगे, नमकीन खरीदेंगे, एक आम हिंदुस्तानी, मध्यम आय वर्गीय हिंदुस्तानी, निम्न आय वर्गीय हिंदुस्तानी, उसके दाम बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ा दिया साहब आपने? फिर आपने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को देती है। सुधांशु जी, 70% जो आप एक्साइज ड्यूटी लेते हो ना पेट्रोल और डीजल पे, वो जाता है सेस के रूप में, और उसमें 1 पैसा भी राज्यों को नहीं मिलता है। आप राज्यसभा के सांसद होकर ऐसी बात करते हैं? आपको पता ही नहीं कि ये जो एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार ले रही है, इसका 70% सेस है। सेस में राज्यों का हिस्सा 1 नया पैसा भी नहीं होता। और आपने कहा 1.5 करोड़ आपके रिटर्न फाइल हुए। सुधांशु जी, मैं मानता हूं आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, पर आपको पता है जीरो रिटर्न को भी फाइलिंग कहते हैं। कितने रिटर्न में क्या क्या राशि आई बताएंगे आप? बताइए आप, मैं चुप हो जाता हूं। इन 1.5 करोड़ में जीरो रिटर्न कितने फाइल हुए? इन 1.5 करोड़ के अंदर जीरो रिटर्न कितने फाइल हुए? मुझे ये बताइए, ताकि आपको पता लगे कि मैं जो बोल रहा हूं कि मात्र 3% लोगों, CMI का आंकड़ा कहता है कि आपके आसपास जो लोग घूम रहे हैं, जिसमें एक का नाम मैंने लिया जो 1,002 करोड़ रुपए कमाते हैं प्रतिदिन, वो सिर्फ ऐसे लोग जीएसटी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो बाइडेन, सुधांशु जी, अरबपतियों से टैक्स लेके अमेरिका का पुनर्निर्माण कर रहा है, और आप मध्यम आय वर्गीय लोगों, निम्न आय वर्गीय लोगों, जिनके घरों में बेरोजगारी छा चुकी है, जिनकी सैलरी आधी हो चुकी है, जिनके घरों में मनरेगा के लेबर के पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिनकी इनकम 27 रुपए अन्नदाताओं की प्रतिदिन रह चुकी है, उनसे आप धन चूषण योजना, धन लूटन योजना चालू कर रहे हो। अरे जब आप जो 1,002 करोड़ रुपए वालों से क्यों नहीं कलेक्ट कर लेते? 10% उनको को और दो यहाँ पे। क्यों आपको डर लगता है? आपने रियायतें दी कॉर्पोरेट्स को, क्या मध्यम आय वर्गीय को आपने टैक्स में रियायत दी? क्या आपने निम्न आय वर्गीय लोगों के घरों में पैसा पहुंचाया, हाथों में पैसा दिया? क्या आपने मध्यम आय वर्गीय लोग जिनकी नौकरी गई, उनके हाथों को पकड़ने का प्रयास किया? क्या आपने सोचा जिनके घरों में 5-5 महीने से सैलरी नहीं आई है, आधी सैलरी पे काम हो रहा है, क्या उनके बारे में कभी सोचा? और आप यहाँ आके इतने लाख करोड़, 1 लाख करोड़ हमारी जीएसटी कलेक्शन हो गया। बंधुवर, ये जो जीएसटी कलेक्शन हुआ 1 लाख करोड़ का, ये सिर्फ उन 3% लोगों की आय से हुआ है जिनकी आय बढ़ी है। 97% लोगों की आय जो कि घटी है। और मैं ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी का आंकड़ा है।
जो 97% लोगों की आय घटी है, उनका जीएसटी छोड़िए, वो मिठाई भी खरीदने जा रहे हैं ना तो 100 बार सोच रहे हैं, क्योंकि आपने कॉमर्शियल गैस का सिलेंडर बढ़ा दिया। और ये बार बार क्रूड ऑयल के प्राइस के पीछे छुपना बंद कीजिए। हमारी जो पेट्रोल और डीजल की प्राइस है वो आप प्योरली पॉलिटिकल प्राइसिंग करते हो। जब चुनाव होते हैं, जब भले ही क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाए तो भी आप शांति धारण कर लेते हो, और जब चुनाव निपट जाते हैं तो क्रूड ऑयल प्राइस की अगर कीमत घटती भी है तो आप आम उपभोक्ताओं को, आम हिंदुस्तानियों को उसका फायदा नहीं देते हो। सुधांशु जी, मैं 1 सेकंड आपके पास आ रहा हूं। मैं एक सवाल का जवाब मनोज सर से लेना चाहता हूं। सर मुझे बताइए, एक मॉडल पेश कर रहे हैं प्रोफेसर गौरव वल्लभ कि जितने भी बड़े अमीर हैं, जो खरबपति हैं, मतलब अरबों करोड़ों रुपए जिनकी संपत्ति है, जिसको 3% वो बोल रहे हैं, क्या उनसे टैक्स लेकर, ज्यादा टैक्स लेकर देश का पुनर्निर्माण हो सकता है जैसे जो बाइडेन कर रहे हैं? क्या ये संभव है जो प्रोफेसर साहब ने कहा? नहीं, देखिए मेरा इसमें मत बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं है कि आप जो भी या जो बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेस हैं या फिर जो लोग हैं उनको आप ज़्यादा टैक्स लगाएं। अगर आज की डेट में जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है उसके पीछे एक कारण ये भी है कि कॉरपोरेट टैक्स सरकार ने कम किया है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? हमारे सामने लिक्विडिटी सबसे बड़ी समस्या है, और हमें चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। तो अगर हमारे टैक्सेस कंपैरेटिवली कम होंगे तो वो पैसा सारा हमारी इकनॉमी में लगेगा, उससे हमारे जो उद्योग हैं वो बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ नौकरी मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ मेरा जो व्यू है वो ये है इस बारे में। ठीक है, सीधे डॉक्टर त्रिवेदी के पास चलते हैं। सुधांशु जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उनका कहना है कि ये तो पॉलिटिकल प्राइस मैकेनिज्म है पेट्रोल और डीजल का। जब चुनाव आते हैं आप लोग इसको कंट्रोल कर लेते हैं, और जब आपको जरूरत होती है इसको बेहताशा बढ़ाते हैं। क्या ये सच है? और क्या सरकार ने, जैसे आज पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी, शायद कल ना बढ़े, ये भी एक चीज है कि सरकार के हाथ में कुछ ना कुछ तो है? अगर यह सच है जो ये कह रहे हैं तो मैं सारे दर्शकों से कहता हूं, सब लोग अपना आज के ज़माने में जाएं, इंटरनेट पे खोल के देख लें। हमारी सरकार आने से पहले जनवरी 2014 में एलपीजी सिलेंडर नॉन सब्सिडाइज, क्योंकि उस समय तक सब्सिडाइज भी मिलते थे, नॉन सब्सिडाइज की वैल्यू कितनी थी? 1241 रुपये। यानी आज जहां है ये 7 साल पहले थे। काहे नहीं रोक लिया इनकी सरकार ने? तब तो अक्टूबर 2014 से पहले रोकने का भी था। ये भाषण देना आसान काम है, परंतु यथार्थ में जो आप कह रहे हैं रोकने मतलब आप सारा टैक्स हटा देंगे और कह देंगे साहब हमने रोक लिया। क्या इनको चुनाव नहीं जीतना था क्या? अगर चुनावी आधार के ऊपर ये कहने की बात करते हैं, और देखिए कितनी यथार्थ की बात करते हैं। गौरव जी पढ़े लिखे होकर शून्य से इनका बहुत ज्यादा लगाव है। प्रोफेसर व्यक्ति को भी देखिए राहुल गांधी जी का इफेक्ट आ जाता है, शून्य दिखने लगता है। मान्यवर जो जीएसटी कलेक्शन हुआ है ना, आपको पता है सबसे ज्यादा 2 राज्यों का कंट्रीब्यूशन है, गुजरात और महाराष्ट्र। लगभग 50% कंट्रीब्यूशन इन 2 राज्यों ने किया है। महाराष्ट्र में तो आपकी सरकार है, जाइए चेक कर लीजिए कितने इनकम टैक्स, कितने जीएसटी के रिटर्न सही हैं और कितने फर्जी हैं। अगर ऐसी बात है तो आपका राज्य सरकार, आपकी राज्य है ना, चेक कर लीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूं यथार्थ कुछ और हल्ला कुछ और जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का नाम लेते हैं तो ये तो ऐसे बोलते हैं दीपक जी जैसे 2014 से पहले वो लोग तो कहीं कोई जुहू बीच पे या चांदनी चौक पे ठेला लगाते थे या वो खोमचे वाले थे, और 2014 के बाद अरबपति हो गए। अरे जनाब, इनकी जो हैसियत बनी है सब अरबपति, खरबपति, बिलियनर, मिलियनर आपके दौरे हुकूमत में हुए हैं। ये बात बताइए, वो अडानी को पोर्ट किसके जमाने में मिला? हमारे जमाने में क्या आपके जमाने में? ये लोग इतने बड़े बड़े उद्योगपति किसके जमाने में बने? हमारे जमाने में या आपके जमाने में? और जब आप कहते हैं जनता के हित की बात नहीं, किसानों को लेकर इतना भड़काने का प्रयास होता है। अरे जनाब, दुनिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फूड की नेस्ले, जो इन उद्योगपतियों का, जो भारत के उद्योगपतियों ने, इनकी भी बाप है पेप्सी, राजीव गांधी के जमाने से 1987 से पंजाब में काम कर रही है। किसानों की खून चूसन योजना नहीं कर रही है क्या? अगर कर रही है तो काहे नहीं भगा दिया? और अगर नहीं कर रही है तो फिर उसको काम करने दीजिए। नेस्ले पंडित नेहरू के जमाने से काम कर रही है, वो खून चूसन योजना नहीं है किसानों की। और खुद देखिए यथार्थ ये बोलते हैं जो इन्होंने कहा ना, कुछ चंद लोगों का भी यथार्थ बता देता हूं। बताइए, पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है, बम्पर क्रॉप हुई, बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हुई, पूरे देश के किसानों ने शांतिपूर्ण योगदान दिया। कुछ किसानों का एक वर्ग था, अब आप उसकी ही राजनीति करने में लगे हुए हैं। 86% किसान तो 2 एकड़ से कम जमीन वाले हैं, जिनको तो बेचारों को मंडी तक जाने का मौका ही नहीं मिलता है।
और आप कह रहे हैं कि साहब 3% का कौन कर रहा है? 3% वो लोग हैं जो पंजाब और हरियाणा में लाभ ले रहे थे इस व्यवस्था का, और आप 3% वालों के साथ खड़े हुए हैं। आंकड़े के साथ बोल रहा हूं, इस देश में 60 से 65 करोड़ किसान माने जाते हैं, ये इन लोगों का दावा है। और ट्रैक्टर कितने हैं? ऑफिशियल डाटा है कि 43 लाख ट्रैक्टर है। तो आप समझ लीजिए कितने छोटी, और ट्रैक्टर के द्वारा घेराव करने की बात करते थे। तो कौन छोटे 3% लोगों की राजनीति कर रहा है? कौन यथार्थ की राजनीति कर रहा है? हम 80 करोड़ लोगों को अनाज भी दे रहे हैं, 130 करोड़ लोगों को वैक्सीन भी लगवा रहे हैं, चाहे सिलेंडर देना हो, किसान सम्मान निधि देनी हो, शौचालय बनवाना हो, ये सब गरीब से, स्वच्छता योजना इसका सिर्फ गरीब से लेना देना था राइट फ्रॉम डे वन। इसलिए इकोनॉमी में जो एक इंक्लूसिव ग्रोथ होनी थी वो बढ़ने का काम होता है, वो सरकार ने किया है, और कुछ ऐसे काम भी किए अर्थव्यवस्था के लिए जो किसी ने सोचे भी नहीं थे। अभी आप देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस बना, कभी किसी ने सोचा था सोलर एनर्जी यूज करेंगे? पर सोलर अलायंस उसका केंद्र भारत में। अभी आपने देखा कि आयुर्वेद को लेकर WHO ने कहा कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का वर्ल्ड का सेंटर भारत में बनेगा। वो हमारे लिए एक अलग प्रकार का स्कोप बन के आगे खड़ा होगा। हाइड्रोजन एनर्जी मिशन हमारी सरकार ने भी शुरू किया, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख के। परंतु फिर मैं वही कहना चाहता हूं, जिनकी सोच ही रिग्रेसिव है उनके लिए कोई क्या कर सकता है, जिन्हें देखना ही ऐसा है। वैसे तो इस समय आ चुका है, शरद ऋतु आ चुकी, जाड़े का मौसम आ चुका, पर कहावत है सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखता है। अब ये हरा ही हरा देख रहे हैं। वैसे तो थोड़ा विनोदपूर्ण ढंग से कहना चाहूँगा, इनकी नज़रों पे तो वैसे भी कुछ हरा रंग ज़्यादा चढ़ा रहता है, उस कारण से भी इनके मन में समस्या ज़्यादा रहती है। शायद ये इकोनॉमी को भी उसी नज़रिए से देखने लगते हैं। आपने गाना सुना है, हाय मार डाला हरे रंग ने मार डाला? बहुत अच्छा डांस किया है गौरव जी, माधुरी दीक्षित ने उस गाने में। अरे सुनिए दीपक जी एक लाइन और बोल दो। आपने गाने की बात कही, दीपक जी एक लाइन बोल सकता हूं या? बिल्कुल। एक लाइन बोल दो, ठीक है, तब उसके बाद गौरव जी आप बोलिएगा। देखिए गाना याद दिला दिया दीपक जी ने। ये बताइए, ये महंगाई पे जितने गाने बनते हैं, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जाते, किसके दौर में? और याद करिए, हम लोग बचपन में सुने थे, हम लोगों के तो खैर होश संभालने पहले की बात है, हाय महंगाई महंगाई महंगाई, राशन वाली लाइन की लंबाई मार गई, पाउडर वाले दूध की मलाई मार गई, और बाकी जो बचा था वो महंगाई मार गई। किसके ज़माने में? इंदिरा जी के ज़माने में। तो ये महंगाई के गाने भी उन्हीं के ज़माने में बनते हैं। जब हमारी सरकार आती तो महंगाई मुद्दा चुनाव में नहीं होता, 2019 में नहीं था, 2004 में नहीं था, बाकी हर चुनाव में होता है। तो गाने से भी याद आया कि गाने भी याद कर लीजिए, तो वो किसके रिजीम में किसकी सरकार की महंगाई का रोना रोते थे वो भी दर्शाता। अब ये दूसरा गाना गाना लगे हैं, ये कहने लगे सुधांशु जी महंगाई डायन डार्लिंग हो गई है बीजेपी की। प्रोफेसर साहब ये सच है क्या? आप महंगाई को बीजेपी की डार्लिंग बता रहे हैं? दीपक जी, सुधांशु जी अपने स्वयं के नेताओं के विरोध में क्यों खड़े हो जाते हैं? कल जयराम ठाकुर जी जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, शायद सुधांशु जी जानते भी होंगे, उन्होंने क्या कहा कि हम चुनाव इसलिए हारे क्योंकि मोदी जी ने महंगाई बढ़ा दी। ये कह रहे महंगाई नहीं है, इनको हरा ही हरा दिख रहा है। इनको आपने एक शब्द का उपयोग किया, पता नहीं क्यों किया, मंडी शब्द का उपयोग मत करो, क्योंकि वो सीट है जहां पे कल आप निपट गए। वहां पे एक जगह पे आपकी जमानत जब्त हो गई, 4% वोट मिले हैं। तो ज्यादा आप इसके बारे में व्याख्यान मत दीजिए। जयराम ठाकुर जी को सुनिए, वो कह रहे हैं कि मोदी जी की जो गलत नीतियां हैं उसके कारण हम चुनाव हार गए। आप उनके बारे में अपना गौर फरमाइए। फिर आपने कहा रिग्रेसिव, सुधांशु जी रिग्रेसिव ही तो मैं बोल रहा हूं, आपको समझ में सब आ रहा है, पर आपके क्या चश्मा भक्त का लगा हुआ है। आप लोगों को बोलते हो ना कि आप चश्मा उतारिए, मैं आपको कहता हूं आप पढ़े लिखे आदमी है, ये भक्त का चश्मा उतारिए और फिर बताइए कि ये रोज 1 रुपया प्रतिदिन सिलेंडर के दाम बढ़ जाए तो वो बहुत अच्छा। और आप तर्क क्या दे रहे हो महोदय कि गाना नहीं बना इसलिए महंगाई नहीं है। प्रभु गाना कैसे बनाए? आप UAPA लगा के गाने गाने वाले को अंदर कर दो, तो गाना गाने वाले को बाहर तो रहना है ना। ऐसे माहौल में किसी की हिम्मत है गाना गाने की? अभी आप राष्ट्रद्रोह का मुकदमा डाल के बेचारे को अंदर कर दो। बाकी गाने अगर आपको फिर भी सुनने का शौक है महंगाई पे, तो मैं आपको जरूर दूंगा। सोचिए, ये धन लूटन योजना को बंद कीजिए। और मनोज जी ने बहुत अच्छी बात कही, पर एक पॉइंट पे मनोज जी, मैं एज ए इकोनॉमिस्ट आपको मैं चेताना चाहता हूं। आपने कहा कि अरबपतियों पे टैक्स लगाएंगे तो रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं होंगे। हमने इन कॉर्पोरेट्स की टैक्स रेट कम करी ना मनोज जी, तो क्या एम्प्लॉयमेंट बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। इसका मतलब जो सप्लाई साइड इंटरवेंशन है वो सही परिणाम नहीं देता है।
डिमांड साइड विद सप्लाई साइड इंटरवेंशन ही सही परिणाम देगा, क्योंकि हमने कॉर्पोरेट टैक्स रेट घटाई पर एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेट्स में और एम्प्लॉयमेंट रेट देश में नहीं बढ़ पाया। तो यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये रिग्रेसिव टैक्स को बंद कीजिए, इस धन लुटन योजना को हटाइए। अगर आपको लगता है कि आपका जीएसटी का बम्पर कलेक्शन हो गया, 3 सुझाव देना चाहूंगा, उसके ऊपर गौर फरमाइएगा सुधांशु जी। अगर आपको वित्त मंत्री जी मिल जाए, क्योंकि वो शायद कहाँ बिजी होगी, आप उनको समझाइएगा। डिमांड साइड इंटरवेंशन लाइए, लोगों के हाथ में हैंड होल्डिंग कीजिए, उनसे भागिए मत। मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक नई क्लास क्रिएट की थी, वो निरंतर मध्यम आय से निम्न आय वर्गीय में जा रही है। आप एमएसपी दीजिए किसानों को, उससे भागिए मत, उनको एमएसपी का लीगल राइट दीजिए, ताकि उनके हाथ में पैसा आएगा तो नई मांग बाजार में बनेगी और नई मांग से नए रोजगार का सृजन होगा। और जीएसटी का रेट रैशनलाइजेशन कीजिए। रेट रैशनलाइजेशन जब मैं कहता हूं, आपको जान के आश्चर्य होगा दीपक जी, हमारे देश की सरकार मोटर बाइक जो है उसको लग्जरी गुड मानती है और 28% जीएसटी लेती है। तो ऐसे कमोडिटीज जो आम लोग यूज करते हैं, जो किसान यूज करता है, जो स्टूडेंट यूज करता है, जो मध्यम आय वर्गीय लोग यूज करते हैं, उनको लोअर जीएसटी की रेट में लेके आइए। ठीक है, तो मैं मनोज सर के पास चलता हूं, क्योंकि आपने एक सवाल उनसे पूछा। मनोज सर, क्या आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा टैक्स कट करने से? और दूसरा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, एज ए इकोनॉमिस्ट, क्या आप समझा सकते हैं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें इतना बढ़ाए रखना ये सरकार की मजबूरी है या फिर जरूरी है? देखिए, पेट्रोल और डीज़ल के संबंध में जो अभी बहस चली है, मेरे ख्याल से वो बहस बहुत अच्छी है और उसके आगे मेरे पास कुछ बोलने के लिए है नहीं, क्योंकि दोनों साइड के जो व्यूज़ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से सामने आ गए हैं। और जहाँ तक कॉर्पोरेट टैक्स की बात है, तो दीपक आप देखेंगे कि अभी हम देखिए, पिछले 2 साल में तो जो कोरोना काल था, 1.5 साल की अगर हम बात करें, तो उसमें इंडियन इकोनॉमी जो बैठी हुई थी, उसके पीछे कोरोना एक बहुत बड़ा एक कारण था। और उसके कारण हमने जो अपनी अर्थव्यवस्था को हमने खुद ही बंद किया था। जब हमने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, तो उसके कारण जो अर्थव्यवस्था थी वो सारी बैठ गई थी, सारी कंपनियां बंद हो गई थी और जो भी एम्प्लॉयमेंट था वो सारा का सारा कम हो गया था। उसके बाद आप देखिएगा कि जो हमारे पास जो अभी जो इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, और हमारी इकोनॉमिक रिकवरी काफ़ी फास्ट है। देखिए, इस सरकार को इस बात का तो क्रेडिट देना पड़ेगा कि इकोनॉमिक रिकवरी कोरोना के बाद जितना भी किसी भी एक्सपर्ट ने इमेजिन किया था या बोला था, उससे कहीं ज़्यादा फास्ट रिकवरी हमारी है आज की डेट में। तो और उसके पीछे मैंने कहा कि जो कारण सारे के सारे वही हैं, क्योंकि इन्होंने पिछले 5-7 साल में जो डिसीज़न मोदी सरकार ने लिए हैं, उनमें से कुछ डिसीज़न गलत थे। नोटबंदी मेरे ख्याल से एक डिसीज़न अच्छा नहीं था, उसका काफ़ी बड़ा नुकसान था। लेकिन काफ़ी सारे जो डिसीज़न हैं, वो जो डिसीज़न अच्छे थे, उसका इम्पैक्ट अभी हमारे सामने है। एक छोटा सा इनकी जो पॉलिसी है PLI, तो PLI स्कीम के कारण आप देखिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग में काफ़ी ग्रोथ हुई है, ख़ासतौर से 2 सेक्टर में, मोबाइल में और फार्मा सेक्टर में। मोबाइल में तो मतलब कि डेटा काफ़ी वो है, अच्छा है। तो इस तरीके से काफ़ी सारे जो डिसीज़न हैं, उसके कारण हमारी रिकवरी काफ़ी फास्ट है। मेरा ये मानना है कि कॉर्पोरेट टैक्स जो कम करा है, वो भी एक कारण है जिसके कारण कि हमारी इकोनॉमिक रिकवरी फास्ट हो रही है। और जो एम्प्लॉयमेंट, अब मैं ये नहीं कहता कि पिछले 1.5 साल में एम्प्लॉयमेंट हमारा ठीक था या उससे पहले का भी जो ये एम्प्लॉयमेंट था, उसकी कोई बहुत अच्छी खासी रेट नहीं थी। इनफैक्ट 45 ईयर्स में लोएस्ट था। लेकिन अभी जो हमारी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उसके कारण एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। ठीक है, मेरे इस शो की विशेषता है कि इसमें दर्शक भी सीधे अपने घरों से जुड़ते हैं। तो हमारे देश के दर्शक, हमारी देश की जनता जनार्दन क्या सोचती है? अविनाश कदम मुंबई से। अविनाश, सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, विपक्ष के लोग भी हैं, क्या कहना चाहेंगे महंगाई के मुद्दे पर दीपावली के दिन आज? जी नमस्ते सर। सत्ता पक्ष और विपक्ष पक्ष, इन जो दोनों भी है, इनको आम जनता के बारे में इनको कुछ पड़ा ही नहीं है। आम जनता क्या सोच रही है इनको पता नहीं है। आप जब चुनाव होते हैं, चुनाव के टाइम जब आपके संकल्प आम जनता के बीच आते हैं, तब ये जो कॉरपोरेट की जो भाषा है, ये आप हमें समझाते नहीं हो। हमें खाली इतना बताया जाता है कि काला धन हम लौटाएंगे, नोटबंदी के बाद देश सुधरेगा, अच्छे दिन आएंगे।
लेकिन वैसा तो कुछ हो नहीं रहा है। सुधांशु जी, ये भी एक कंसर्न है और इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार जब कहती है कि उसका लक्ष्य अंतिम आदमी है, वो ए क्या सोच के कहती है, और बी अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें इतनी बढ़ी है तो सरकार की ऐसी क्या मजबूरी है जो इनको बढ़ा के रखा जा सके। मैं मानता हूं मार्केट इसको कंट्रोल करता है, लेकिन वो पैसा जो आ रहा है सरकार के पास जा कहां रहा है, लोग ये भी जानना चाहते हैं। देखिए, जो वेदना है अविनाश जी की, मैं उसको बिल्कुल समझ सकता हूं, यह सत्य है। इसीलिए सरकार ने उस संवेदनशीलता के साथ, मैंने बताया कि भाई जिन लोगों के पास आय का बिल्कुल स्रोत नहीं था, जो रोज कमाने रोज खाने वाले थे, जो भूखमरी के दौर में पहुंच जाते, उनको अन्न उपलब्ध कराना हो, या मैंने बताया जो टीका उपलब्ध कराना हो, सुरक्षा वाला मैंने वो विषय बता दिया, दोबारा उसको नहीं कहना चाहता, वो सब भी किया। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि बताइए, जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री दुनिया की अवेलेबल है, कभी ऐसा हुआ कि दुनिया के जितने भी टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है, सबकी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6 महीने के लिए नेगेटिव हो गई हो? इतनी भारी आर्थिक विपदा और भौतिक विपदा दुनिया ने अभी तक डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में नहीं झेली है कि 200 के 200 देश एक प्रॉब्लम को झेल रहे हो, और जब से स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है इकोनॉमी की, तब से सारा निगेटिव में गया हो। तो उस चुनौती में से हम निकले हैं, और मानी हुई बात है, इतना बड़ा आघात से कि कोई व्यक्ति निकलेगा, तो अगर आघात होगा तो उस आघात का कष्ट और दर्द कहीं ना कहीं अभी काफी समय तक रहेगा। इसीलिए हमने ये नहीं कहा कि सब कुछ स्थितियां अच्छी हो गई, हमने कहा कि अब सुधार की तरफ बढ़ना शुरू हुए हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोविड में अगर अस्पताल में चला गया और उसने बाहर निकल के अब चलना शुरू कर दिया है, तो यह एक सकारात्मक संकेत। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो ओलंपिक धावक की तरह दौड़ने लगेगा, वो एक समय आएगा शीघ्र ही जब वो दौड़ेंगे, परंतु यह एक सकारात्मक संकेत हुआ है, जिसके लिए सरकार की कई नीतियां पहले से जो हमने लिया था, उन्होंने इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं प्रोफेसर साहब के पास। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइए कि आपने समाज में जो है विलेन बनाना होता है, आपने दो उद्योगपति अंबानी और अडानी को सरकार के साथ खड़ा करके एक तरह से उनको विलेन बना दिया। मुझे समझ नहीं आता, क्या अंबानी और अडानी बीजेपी सरकार आने से पहले क्या ठेला या खोमचा लगाते थे, जो आपने उनको इतनी दो इंडस्ट्रियल हाउसेस को ऐसे पेंट कर दिया जैसे हर चीज का, हर बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर ही जाके ठहरती हो? दीपक जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। आप मुझे एक बात बताइए, 1000% की उनकी वेल्थ का जो इंक्रीज हुआ वो पहले कब हुआ? आप मुझे ये बताइए कि अचानक से एक व्यक्ति जिनका 2 का आपने नाम लिया, वो एशिया का सेकंड और रिचेस्ट पर्सन अचानक से कैसे बन गया? इन सवालों का जवाब पूछना पड़ेगा ना। कोई भी हवाई अड्डा से लेके बंदरगाह तक और कोल माइन से लेके पेट्रोल गैस के ब्लॉक्स तक, अगर जहां भी जाएंगे वो एक व्यक्ति को क्यों जाते हैं? इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। गुवाहाटी हवाई अड्डे से लेके जयपुर हवाई अड्डा, कोई भी हवाई अड्डा जाएगा तो वो उस अडानी को क्यों जाता है? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा ना। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बिकेगी तो किसको जाएगी? वो सबको पता है। अगर हमारी जो इंडियन रेलवे की जो PSUs बिकेगी तो वो किसको जाएगी? जो हमारे बैंक्स हैं उसमें बड़ी हिस्सेदारी कौन लेगा? ये आपको और मुझे बताने की जरूरत नहीं, आपका हर दर्शक जानता है कि इनमें से एक लोग को जाएगी। दूसरी बात, इन्होंने कहा सुधांशु जी ने कहा हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया। क्या बंधुवर, इसी कारण से आपकी हंगर इंडेक्स में देश की रैंकिंग निरंतर रूप से घट रही है? आज हम हंगर इंडेक्स में यमन और सोमालिया के साथ खड़े हैं, और पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, चीन, भूटान, श्रीलंका, नेपाल वो हमसे कहीं आगे। अफगानिस्तान के साथ हम खड़े हैं, यमन के साथ हम खड़े हैं हंगर इंडेक्स में। फिर बोला पेट्रोल और डीजल तो अंतरराष्ट्रीय कीमतों में। झूठ बोल के मत जाइए सुधांशु जी। पेट्रोल की कीमत में एक्साइज ड्यूटी विगत 7 वर्षों में आपने 300% बढ़ाई है। डीजल की कीमत में आपने एक्साइज ड्यूटी जो भारत सरकार लेती है विगत 7 वर्षों में 800% बढ़ाई है। 23 लाख करोड़ रुपया पिछले 7 वर्षों में पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी से आपने कमाया है। कहां गया वो पैसा? किसके पास जाता है? हमारा पैसा जो हम करदाताओं के रूप में देते हैं, वो हमारा पैसा उन 3% लोगों के पास चले जाता है। हमारी आय क्यों नहीं बढ़ती है? जो पेट्रोल खरीदते हैं, कौन खरीदता है पेट्रोल? दीपक जी, मध्यम आय वर्गीय लोग सबसे ज्यादा पेट्रोल का कंजम्पशन करते हैं। उनकी नौकरी जाती है तो उस पैसे का प्रयोग उनकी हैंड होल्डिंग में क्यों नहीं किया जाता?
उनके डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्यों नहीं किया जाता? वो पैसा जाता कहाँ है? आप कह रहे हो जीएसटी बम हो रही है तो भी हम पेट्रोल डीजल से लूटन जारी रखेंगे, गैस से भी लूटना जारी रखेंगे, तो इसका मतलब आपकी जीएसटी कलेक्शन सही नहीं है। इसका मतलब आप जो बता रहे हो वो सच नहीं है। अगर वो सच है तो ये लूटन योजना बंद करिए और ऐसी योजना बनाइए, क्योंकि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं अगर आप 15 से 20 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम गिराएंगे तो कंजम्पशन बढ़ेगा, आपके करों में भी फर्क नहीं पड़ेगा सुधांशु जी। कंजम्पशन बढ़ेगा तो आप जो अभी टोटल अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हो अनुमान उतना ही आप कलेक्ट कर लोगे और इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। आपको बार बार कह रहा हूं रिग्रेसिव टैक्सेस बंद कीजिए, अरबपति अपने दोस्तों से टैक्स लीजिए। ठीक है, शिवम मिश्रा मेरे भदोई से एक दर्शक जुड़ गए हैं। शिवम, क्या कहेंगे आज के हालात के बारे में? पहले तो सर आप सभी को मेरा नमस्कार और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। मैं आप लोगों से बात कर सका। सर मैं इस समय कहना चाहूंगा कि इस समय थोड़ी सी आम जनता सर परेशान है। अगर मैं तो वैसे तो मोदी जी को और अपनी भाजपा सरकार को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय आम जनता थोड़ा सा परेशान है और इस समय जो फेस्टिवल चल रहे हैं इसमें खुशी नहीं है जो दिखनी चाहिए, क्योंकि तेल खाने का तेल हो चाहे गाड़ी से चलने का हो, दोनों तेल इतने महंगे हो गए कि यूज करना एक आम आदमी के लिए पॉसिबल नहीं। ठीक है शिवम, यहीं पे मैं आपको रोकूंगा, बस थोड़ा सा कार्यक्रम और बचा हुआ है। एक ब्रेक के बाद तुरंत मैं 30 सेकंड में वापस आता हूं। सुधांशु जी और गौरव वल्लभ जी और मनोज सर प्लीज बने रहिए, 30 सेकंड में वापस आते हैं।